नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट में अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और ये जो हमारा टॉपिक है आज समास का टॉपिक रहने वाला है और ये टॉपिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से भी 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समास की परिभाषा करेंगे कि समास होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या कहती है। देखिए समास शब्द जो है ये आपका 2 शब्दों के योग से बना हुआ होता है, सम प्लस आस। यानी कि समास शब्द जो है वो 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से शब्द हैं? सम प्लस आस। तो सम प्लस आस के योग से समास बना है जिसका अर्थ है 2 शब्दों को पास लाना। यानी कि 2 शब्दों को पास लाना क्या होता है? समास होता है। अब आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना है। तो यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन बन सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका संक्षिप्त करना होता है। आगे फिर यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो सार्थक मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है वो इसके 4 भेद माने गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समास कितने होते हैं तो समास 6 होते हैं, लेकिन अगर भेद पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो समास के 4 भेद होते हैं। क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया, फिर आपके पास तत्पुरुष समास हो गया, उसके बाद तत्पुरुष समास के यहाँ पर 2 उपभेद होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर जो है वो द्विगु समास होता है और सेकंड जो है ये आपका यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो जो द्विगु और कर्मधारय समास जो होते हैं ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं। क्लियर है? फिर आपके पास यहाँ पर द्वंद्व समास होता है और फिर आपके पास यहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन टोटल जो समास है वो आपके पास यहाँ पर 6 टाइप के समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर टाइप से क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा, आपको जो है वो एक एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा समास है। क्लियर है? अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो इनको समझेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, ये सारे जो टाइप्स हैं वो अब हम यहाँ पर 1 बाय 1 समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर अब समझना है कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल इसकी जो है वो परिभाषा होती है। अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें आपका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है और इनकी जो परिभाषाएं होती हैं उनसे भी जो है वो सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अव्ययी भाव समास है इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद बोल लीजिए या आप इसको जो है वो प्रथम पद बोल लीजिए। तो जिस समास का प्रथम पद अवयव होता है या फिर आप बोल सकते हो कि जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसकी पहचान आप कैसे करोगे। तो पहचान करने का यहाँ पर जो है वो बताया हुआ है, एक आप शॉर्ट ट्रिक जो है वो मान सकते हैं। ये कह रहा है कि इस समास का जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है अथवा एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि उपसर्ग कैसे होता है। उपसर्ग तो आप समझ जाएंगे, यहाँ पर जो एक शब्द की आवृत्ति दी हुई होती है उसके बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले जो है वो यहाँ पर देखिए कि ये जो पहचान है ये आपको एज ए ट्रिक जो है वो काम आएगी कि यानी कि आपके पास जो समास का जो शब्द दिया हुआ होगा उसका जो पहला पद जो होगा वो उपसर्ग होगा या फिर एक ही शब्द की जो है वो आवृत्ति आपको मिलेगी। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता ही देती हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर उपसर्ग की बात करूं तो अगर मैं लिखती हूँ आजीवन, क्या लिखती हूँ? आजीवन। तो यहाँ पर देखिए ये जो आ है ये आपका क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो है आप है कि जहां पर भी आपको उपसर्ग मिल जाए वो आपका क्या होगा? वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। और अगर एक शब्द की आवृत्ति की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं लिखती हूँ रातों रात, ठीक है, रातों रात, तो यहाँ पर जो है वो रात रात ये जो शब्द है इनकी आवृत्ति हुई है तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर आपका पहला पद उपसर्ग होगा और एक शब्द की आवृत्ति होगी वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर है? अब देखिए इस आधार पर जो है वो आपको यहाँ पर इसके 2 भेद मिलेंगे कि इसके अव्ययी भाव समास के। फर्स्ट आपका यहाँ पर रहेगा अव्यय पद पूर्व और सेकंड रहेगा नाम पद पूर्व। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यही देखेंगे कि अवयव पद पूर्व इसका पहला पद जो होता है वो उपसर्ग होता है। जैसे मैंने आपको एक उपसर्ग वाला बताया और एक यहाँ पर जो है वो एक शब्द की आवृत्ति वाला बताया। तो इसी आधार पर इसके जो है वो 2 भेद यहाँ पर दिए हुए हैं। एक आपका अवयव पद पूर्व होता है और दूसरा आपका यहाँ पर नाम पद पूर्व होता है।
तो अव्यय पद पूर्व जो है वो इसका पहला पद उपसर्ग होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यथा कर्म, तो यहाँ पर ये जो यथा शब्द जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। तो यथा कर्म में जो है वो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्म के अनुसार। क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार। यहाँ पर जो है वो आपके पास लगभग जो है वो क्या होगा, उपसर्ग ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं परोक्ष की, तो यहाँ पर जो है, पर जो है ये आपका क्या है, यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर उपसर्ग का जो है वो यूज हुआ है। तो यहाँ पर जब हम इसका यहाँ पर इसका समास विग्रह करेंगे तो ये होगा अक्षी से परे। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, आपको वर्ड दे दिया जाएगा यथा कर्म और ऑप्शन डाल दिए जाएंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व है, द्विगु है या बहुब्रीहि है। तो एक टाइप तो ऐसा आपका यहाँ पर बनेगा। एक आपका यहाँ पर जो है वो विग्रह पूछ लिया जाता है कि यथा कर्म का समास विग्रह कीजिए। तो दो टाइप से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है इनके जितने भी यहाँ पर समास शब्द बनते हैं ये जो है वो आप गूगल से सर्च करके या आपके पास जो भी बुक है वहां से जो है वो इन शब्दों को जो है वो आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो आपको जो है ये चीजें पता लग जाएंगी कि किस में किस टाइप का जो है वो समास होता है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको पहचान जो है वो लगभग यहाँ पर जो है वो बता दी है कि किस तरीके से हम यहाँ पर पहचान पाएंगे। तो अव्ययी भाव समास में हम यहाँ पर पहचान पाएंगे, पहला पद जो होगा वो आपका प्रधान होगा और दूसरा यहाँ पर जो है वो ये होगा कि इसका जो पहला पद जो है ये वो आपका उपसर्ग होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सादर, तो सादर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो ये आपका बनेगा आदर के साथ। क्या बनेगा, आदर के साथ। उसके बाद हमें दिया हुआ है यथार्थ, तो अगर हम यथार्थ का यहाँ पर समास विग्रह करेंगे तो ये होगा अर्थ के अनुसार। क्या होगा, अर्थ के अनुसार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिस भी पद में आपका प्रथम पद प्रधान होगा वो आपका अवयव समास होता है। पहला पद आपका उपसर्ग होगा, पहचान के लिए आपको याद रखना है, और एक ही शब्द की जो है वो आपकी यहाँ पर बार बार आवृत्ति होगी। तो ये जो है वो आपका अवयव पद पूर्व प्रधान था। और अब जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है नाम पद पूर्व। तो नाम पद पूर्व में क्या होगा कि इसका पहला पद उपसर्ग न होकर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है, परंतु यहाँ ये शब्द अवयव के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, अर्थात इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एका एक, तो यहाँ पर एक एक दो बार जो है वो यूज हुआ है, तो ये आपके पास जो है वो शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अव्यय भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका विग्रह करेंगे तो एक के बाद एक हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है हाथों हाथ, तो हाथों ही हाथों में। उसके बाद है बीचों बीच, तो बीच ही बीच में। उसके बाद है रातों रात, तो रात ही रात में। फिर है गांव गांव, तो प्रत्येक गांव। फिर है बारंबार, तो बारंबार का मतलब होता है बार बार, तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ये अनेक बार हो जाएगा। उसके बाद है दिनों दिन, तो दिन ही दिन में। पल पल यानी कि प्रत्येक पल या प्रतिपल। फिर है यहाँ पर प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का आपका हो जाएगा यहाँ पर अक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंख, तो आंख के आगे। तो ये सारे जो है ये आपके यहाँ पर अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है तत्पुरुष समास। तो अब आपको यहाँ पर समझना है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। हमने यहाँ पर अव्यय भाव समास किया, उसमें आपका पहला पद जो है वो आपका प्रधान था, इसमें जो है वो आपका यहाँ पर दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, और जो आपका पूर्व पद होता है यानी कि जो पहला पद होता है वो आपका क्या होता है, गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास कारक विभक्ति होती है उनका यहाँ पर क्या होता है, लोप होता है, परंतु कर्ता कारक व संबोधन कारक की विभक्ति का प्रयोग इसमें नहीं होता। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन सी कारक विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कर्ता कारक और संबोधन कारक जो होते हैं इनकी विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसी आधार पर, क्योंकि टोटल आपके पास जो कारक होते हैं वो 8 टाइप के कारक होते हैं, ये 2 इनमें से हटा दिए तो आपके पास यहाँ पर 6 भेद बच जाएंगे। तो ये जो 6 भेद हैं आपके कारक के आधार पर ये तत्पुरुष समास के भेद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है कर्म तत्पुरुष समास। तो अब आपको पता है कर्म तत्पुरुष समास जो होता है इसके पास आपके पास कारक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है।
तो यहाँ पर जैसे आपके पास लोप का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास समास विग्रह होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि गगन को चूमने वाला, तो यहाँ पर को विभक्ति का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो गगन चुंबी बना है, तो इसका मतलब यहाँ पर को विभक्ति का लोप हुआ है। तो गगन चुंबी में आपके पास अगर पूछा जाए कि गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो अगर सीधा ऑप्शन में अगर तत्पुरुष है तो आप तत्पुरुष करेंगे, और अगर कर्म तत्पुरुष समास है तो वहां पर आपको प्रायोरिटी पहले इसको देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लोकप्रिय, तो इसका मतलब है लोक को प्रिय। उसके बाद है यहाँ पर सर्वज्ञ यानी कि सबको जानने वाला, तो ये आपका क्या होगा, सर्वज्ञ होगा, तो ये आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास में होगा। ग्रह आगत, तो ग्रह को आगत, ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर विग्रह में जो है वो आपके पास क्या आएगा, को विभक्ति चिन्ह आएगा। क्लियर है, तो ये आपका क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है आपके पास कर्ण तत्पुरुष समास। तो कर्ण तत्पुरुष समास के पास कारक विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, से और द्वारा होते हैं। तो इन से और द्वारा कारक विभक्तियों का जो है वो यहाँ पर लोप होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मदांध, तो मदांध का मतलब होता है मद से अंधा, तो यहाँ पर मध्य से अंधा जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मदांध हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है रेखांकित यानी कि रेखा द्वारा अंकित, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रेखांकित। तो यहाँ पर से द्वारा और यहाँ पर भी से है, तो इनका जो है वो विग्रह हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये चीजें आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको इनके विग्रह जो है वो समझ में आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हस्तलिखित, तो हाथ से लिखित, तो वो आपके पास कर्ण तत्पुरुष समास होएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है संप्रदान तत्पुरुष, तो देखिए संप्रदान तत्पुरुष जो है इसमें आपके पास जो कारक विभक्ति होते हैं वो को और के लिए होता है, तो इन परसर्ग का जो है वो यहाँ पर लोप होता है, क्योंकि कारक विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं, तो यहाँ पर परसर्ग का जो है वो यूज हुआ है। अगर हम यहाँ पर जो है वो शब्द करें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हथकड़ी, तो हथकड़ी का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए कड़ी होगा, तो यहाँ पर के लिए का जो है वो लोप हुआ है, तो हथकड़ी बन जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर परीक्षा भवन, तो परीक्षा के लिए भवन। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, तो यहाँ पर जो है वो आपका संप्रदान तत्पुरुष होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये आपके पास है अपादान तत्पुरुष। तो देखिए अपादान तत्पुरुष में जो होता है इसमें आपके पास अलग होने का भाव होता है, और यहाँ पर से कारक विभक्ति का लोप होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जन्मांध, तो जन्म से अंधा। भयभीत, भय से भीत, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। तो अब आप यहाँ पर कहेंगे कि अपादान तत्पुरुष में भी से होता है, और यहाँ पर जो हमने पहले जैसे किया कर्ण तत्पुरुष, तो ये भी जो है वो आपके पास क्या होगा, ये भी जो है वो आपके पास यहाँ पर से होगा। तो अगर ऑप्शन में आपको इनके टाइप से अगर पूछ लिया जाएगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि यहाँ पर आपका कर्ण तत्पुरुष है या फिर अपादान तत्पुरुष है। तो देखिए इनमें क्या होता है कि कर्ण तत्पुरुष में जो है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखूं रोगग्रस्त, रोगग्रस्त, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रोग से ग्रस्त। इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, रोग से ग्रस्त बनेगा। तो इसका मतलब इसको जो है वो रोग से ग्रस्त का मतलब रोग मिला है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या होगा, कुछ आने का भाव रहेगा, तो कर्ण तत्पुरुष होगा। और अलग होने का अगर भाव होगा, ठीक है, जैसे अलग होने का मतलब है, जैसे अगर मैं लिखूं रोग मुक्त, रोग मुक्त, रोग मुक्त, तो वहां पर जो है इसका विग्रह जब हम करेंगे तो रोग से मुक्त होगा, यानी कि वो रोग से मुक्त हो गया, तो यहाँ पर जो है वो आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जहां पर भी कुछ आने का भाव होगा वहां पर आपका कर्ण हो जाएगा, और जहां पर भी अलग होने का भाव आएगा वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर है, बस यही इनमें जो है वो डिफरेंस होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिफ्थ टाइप हमें दे रखा है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में आपके पास जो कारक विभक्ति चिन्ह होते हैं वो का, की, के, रा, री, रे, ये आपके प्रसर्ग होते हैं, और इनका जो है वो लोप होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घुड़दौड़, तो घुड़दौड़ में आपके पास इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो घोड़ों की दौड़ होगा। फिर है आपके पास यहाँ पर पूंजीपति, तो पूंजी का पति। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। प्रजापति, प्रजा का पति, तो ये जो है वो यहाँ पर का, के, की आएगा, तो वो आपका यहाँ पर संबंध तत्पुरुष जो है वो हो जाएगा। क्लियर है, ये जो है वो आपके पास लास्ट सिक्स्थ टाइप है, और ये है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो अधिकरण तत्पुरुष में आपके पास जो कारक विभक्ति होती है वो में और पर होते हैं, इन दोनों का जो है वो यहाँ पर लोप होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास का हो जाएगा आपके पास यहाँ पर आत्म पर विश्वास।
क्या हो जाएगा, आत्म पर विश्वास। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जलमगन, तो जलमगन में क्या होगा, जल में मगन। उसके बाद है यहाँ पर नीति निपुण, तो नीति में निपुण, तो ये जो है वो आपके अधिकरण तत्पुरुष हो जाएंगे। तो समास विग्रह जो है वो आप जितने ज्यादा शब्द आप पढ़ेंगे उतना जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो इनमें जो है वो डिफरेंस करने में जो है वो आपको आसानी होगी कि इसमें कौन सा समास होगा। तो अधिकरण तत्पुरुष में जो होता है इसमें आपके पास में और पर का लोप होता है। समास विग्रह अगर आपको आते हैं तो आप बहुत आसानी से जो है वो यहाँ पर पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा यहाँ पर समास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड जो टाइप आता है समास में, वो आपके पास यहाँ पर द्विगु समास है। और जो द्विगु समास है इसकी पहचान करना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें एक पद जो है वो आपका यहाँ पर संख्यावाची होता है। क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, द्विगु समास में एक पद जो है वो आपका संख्यावाची होता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चौराहा, तो चौराहा जो है इसवा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चार राहों का समाहार हो जाएगा, समूह हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है त्रि, तो यहाँ पर त्रि में भी जो एक शब्द आपका संख्यावाची आ गया, तो यहाँ पर जो है वो तीन भुवनों का समूह हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर त्रिभुवन हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर नवग्रह, तो नव में आपका यहाँ पर एक संख्यावाची आ गया, तो नौ ग्रहों का समाहार। त्रिवेणी में भी त्रि जो है ये आपका यहाँ पर एक संख्यावाचक जो है पद आ गया, यानी कि संख्या का यहाँ पर बोध करा रहा है। तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। तीन वेणियों का समाहार, तो ये जो है वो आपका द्विगु समास में आएगा। तो द्विगु समास की जो पहचान होती है ये होती है कि आपके पास यहाँ पर जो भी शब्द दिया हुआ होगा उस शब्द में आपका पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर फोर्थ टाइप है, और ये है आपके पास द्वंद्व समास है। और जो द्वंद्व समास होते हैं इसमें आपके पास दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने किया अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में आपका जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। फिर हमने तत्पुरुष समास किया, उसमें जो है वो आपका दूसरा पद प्रधान होता है। फिर यहाँ पर अगर हम द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें जो है वो आपका दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की पहचान करने का आसान तरीका है कि जो शब्द आपको दिए हुए होंगे वो शब्द जो है वो या तो आपके पास जो है वो विलोम शब्द होंगे, क्या होंगे, विलोम शब्द होंगे, या फिर वो जो शब्द है वो आपके सहचर शब्द होंगे। ठीक है, विलोम शब्द और सहचर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर मैं बात करती हूँ आय और वे की, तो आय और वे का मतलब है यहाँ पर आय और वे, तो ये दोनों शब्द जो है आय और वे ये दोनों ही आपके विलोम शब्द हैं। माता और पिता, माता और पिता ये दोनों ही आपके, क्योंकि हम जब विलोम शब्द पढ़ते हैं तो माता पिता ये एक दूसरे के विलोम होते हैं। भीम अर्जुन हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पर अन्न और जल दिया हुआ है, तो यहाँ पर अन्न और जल का मतलब क्या है कि अन्न और जल, जीने के लिए जो है वो अन्न और जल दोनों की जरूरत होती है, तो ये आपके सहचर शब्द होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जब हम विग्रह करते हैं तो और तथा एवं शब्द लगाकर जो है वो हम इनका समास विग्रह करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपके यहाँ पर द्वंद्व समास होते हैं, जिसमें आपके दोनों ही पद जो है वो प्रधान होते हैं। और लगभग यहाँ पर ये जो हाइफन है ये आपका जो है वो इस द्वंद्व समास के अंदर जो है वो लगा हुआ होता है, तो आप यहाँ पर आसानी से इसको पहचान पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास की परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का पहला पद विशेषण व द्वितीय पद विशेष्य हो, पहला पद क्या हो, विशेषण, और दूसरा क्या हो, विशेष्य, अथवा यहाँ पर जो है क्या है, अथवा है, अथवा उपमेय। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वो आपका उपमेय होता है। और उपमान होता है जिससे की जाती है। ठीक है, जिससे की जाती है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पर उपमान। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिससे की जाती है, वो आपके यहाँ पर उपमेय और उपमान होते हैं। तो यही कहता है कि जिस समास का पहला पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो, या फिर पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास के विग्रह में विशेषण विशेष्य के मध्य, जो विशेषण और विशेष्य शब्द जो होंगे उनके मध्य में जो है वो आपके पास है जो का प्रयोग होगा, और यहाँ पर उपमेय और उपमान के मध्य में के समान या रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
जैसे यहाँ पर दिया हुआ है महर्षि, तो देखिए महर्षि में यहाँ पर ये जो महान है ये आपका विशेषण शब्द है, विशेष्य ऋषि है। तो विशेषण और विशेष्य के बीच में है जो आपका आ गया तो महर्षि, महर्षि का समास विग्रह हुआ महान है जो ऋषि, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नव युवक, तो नव युवक में आपके पास आएगा नव है जो युवक, तो यहाँ पर नव जो है ये आपका क्या है, नव आपका विशेषण है, युवक आपका विशेषण है, तो नव है जो युवक ये आपका क्या हो जाएगा, इसका समास विग्रह हो जाएगा और इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर उपमेय और उपमान की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं चंद्रमुखी, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा चंद्रमुखी, तो इसका मतलब हुआ चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर जो है वो मुख जो है इसकी तुलना की गई है चंद्रमा से, तो ये जो चंद्रमा है ये आपका यहाँ पर उपमान है और ये जो मुख है ये आपका क्या है, मुख आपका यहाँ पर उपमेय है, क्योंकि इस उपमेय की तुलना, इस मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो जो जिससे की जाती है वो आपका उपमान होता है और जिसकी की जाती है वो आपका उपमेय होता है। तो इन दोनों के मध्य में आपके पास क्या आ गया, इनके मध्य में के समान आ गया, ये आपका कर्मधारय समास होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घन श्याम, तो घन के समान श्याम, फिर यहाँ पर जैसे उपमेय में यहाँ पर क्या आ गया घन, उपमेय क्या है घन, और यहाँ पर उपमान क्या है श्याम, यानी कि घन, घन जो है ये आपका उपमेय है, घन की तुलना श्याम से की गई है, तो घन के समान श्याम। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन, उसके बाद है मुख चंद्र, यानी कि मुखी रूपी चंद्र, तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर इनका समास विग्रह दिया हुआ है और कर्मधारय समास की यहाँ पर पहचान बताई गई है। इसकी जो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ये आनी चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट टाइप है और ये है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि जिस समास के दोनों ही पद गौण होते हैं तथा कोई अन्य ही तीसरा अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है, यानी कि इसमें ना तो आपका पहला पद प्रधान होता है और ना ही आपका दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कोई तीसरा ही जो है वो यहाँ पर प्रधान होता है, तीसरे किसी के बारे में ही जो है वो बात की गई होती है, तो वहां पर जो है वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है वो अगर हम इनका समास विग्रह करेंगे तो है जिसका, है जिसकी या है जिसके, है जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे आ गया आपका दशानन, तो 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण हो गया। उसके बाद है वीणा पानी, तो वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती। उसके बाद है पीतांबर, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु। अब देखिए यहाँ पर जो लगभग आपके बहुब्रीहि समास में जो एग्जाम्पल होते हैं वो यहाँ पर देवताओं के ही एग्जाम्पल्स होते हैं, तो जहां पर भी आपको देवताओं के जो नाम होते हैं, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्दों का ही जो है वो यूज किया हुआ होता है, तो जहां पर भी लगभग देवताओं के जो नाम होते हैं वो आपके यहाँ पर बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। क्लियर है। तो ये हमारी सारी थ्योरी थी समास की। अब हम यहाँ पर इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है आजीवन। तो देखिए आजीवन जो है इसमें मैंने आपको बताया था कि जिस भी शब्द में आपको एक पद जो है वो उपसर्ग मिले, तो यहाँ पर आ जो है ये आपको क्या दिया हुआ है, उपसर्ग दिया हुआ है, तो ये पहला पद आपका उपसर्ग हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अविर्भाव समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि कृष्ण अर्जुन का सही समास विग्रह क्या होगा। तो कृष्ण अर्जुन जो है ये दोनों ही आपके जो है वो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, कृष्ण और अर्जुन दोनों ही आपके जो है वो क्या है, दोनों आपके सहचर शब्द हैं, तो यहाँ पर जो है वो कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कृष्ण और अर्जुन हो जाएगा। तो इसका समास विग्रह हमें पूछा हुआ था, तो कृष्ण अर्जुन यानी कि कृष्ण और अर्जुन। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, थर्ड जो है इसमें हमें दिया हुआ है सुख चैन। तो सुख और चैन दोनों ही आपके क्या है, सुख चैन दोनों ही आपके जो है वो सहचर शब्द हैं, सुख और चैन दोनों ही सहचर शब्द हैं, तो ये आपका किसके अंदर आता है, ये आपका जो है वो द्वंद्व समास के अंदर आता है, सुख और चैन। ठीक है, तो इनका जब हम समास विग्रह करते हैं और तथा या शब्द जो आते हैं वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है कि
प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में वही सेम आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये प्रति है ये आपका उपसर्ग है, तो जहां पर भी आपका पहला पद उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि विद्यागृह में कौन सा समास है? तो विद्यागृह में अगर हम इसका यहाँ पर समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या के लिए ग्रह। तो विद्या के लिए ग्रह जो है ये आपका तत्पुरुष समास होगा, तो यहाँ पर जो है वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो विद्यागृह में आपका कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास रहेगा। अब मुझे यहाँ पर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि तत्पुरुष समास में कौन सा यहाँ पर भेद रहेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6th नंबर। इसमें हमें पूछा हुआ है कि आप बीती, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? तो आप बीती का अगर हम समास करेंगे तो आप पर बीती, ठीक है, इसका क्या होगा? आप पर बीती। तो यहाँ पर और में जहां पर आता है वो आपका कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर जो है वो सीधा ही तत्पुरुष दिया हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 7th नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था जब दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो परिभाषा होती है वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है वो आपका क्या होता है? वो आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो आपके द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? 8th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था संख्यावाची होता है वो आपका कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास है? हमें बताने कि इनमें से कौन सा जो है वो द्वंद्व समास है। लंबोदर आपका द्वंद्व समास का नहीं है, अंधकूप भी नहीं है, नर नारी। तो देखिए यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, नर और नारी दोनों ही आपके विलोम शब्द है, नर नारी। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, नर नारी में आपका द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि किस विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है? तो हमें यहाँ पर बताना है कि समास विग्रह जो है वो सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 सही है, 1 गलत है। तो हमें यहाँ पर गलत बताना है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है दाल रोटी। तो दाल और रोटी ये तो आपका सही है, जो कि आपका यहाँ पर कौन सा समास है? इसमें यहाँ पर द्वंद्व समास है। उसके बाद है यहाँ पर पंचानन, 5 है जिसके आनन, अर्थात यहाँ पर शिव दिया हुआ है। तो पंचानन ये आपका बहुब्रीहि समास है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तकालय। तो पुस्तक और आलय ये आपका गलत है, क्योंकि पुस्तकालय का जो समास विग्रह होता है, अगर हम यहाँ पर एक वचन की बात करें तो यहाँ पर पुस्तक का आलय हो जाएगा, पुस्तक का आलय हो जाएगा। और यहाँ पर कई जगह पर जो है यहाँ पर बहुवचन में दिया हुआ होता है, तो पुस्तकों, पुस्तकों के लिए आलय, तो ये आपका तत्पुरुष समास होता है, पुस्तकों के लिए आलय। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको नोट करनी है। पुस्तकालय जो है ये आपका गलत है, तो इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सुलोचना का दिया हुआ है, सुंदर है लोचन जिसके, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो पुस्तक और आलय ये आपका गलत है, क्योंकि इसका पुस्तक का आलय या पुस्तकों के लिए आलय बनेगा। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, तो इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा समास का टॉपिक था। पहले हमने यहाँ पर थ्योरी की, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो है वो MCQ किए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।